तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में बात करते हैं बाज़ार के बारे में, क्योंकि पिछले एक साल में बाज़ार का अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी ख़राब देखने को मिलेगा। 6.5% की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। और पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर गिरावट करीब हमें 10% की दिख रही है। और 2026 का पूरा डेटा देखोगे तो यहाँ पर गिरावट करीब हमें 10.5% से ज़्यादा की दिख रही है। तो इस गिरावट के पीछे का मेन कारण क्या है? सब बोल देंगे कि क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइजेस ये कारण है। बहुत सही बात है। ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ भी कारण है, ये भी सही बात है। यूएस ईरान की कॉन्फ्लिक्ट भी कारण है, ये भी सही बात है। पेट्रोल के बढ़ते प्राइजेस भी कारण है, ये भी सही बात है। बट इम्पॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि बाज़ार के लिए जो जो कारण नेगेटिव रहा है, क्या वो कारण बाकी किसी देश के लिए नेगेटिव नहीं है? बिल्कुल है। ये सारी चीज़ें हर देश को परेशान करेंगी। बट जब हम इंडियन मार्केट को कंपैरिजन करते हैं यूएस मार्केट से, पिछले 6 महीने में देखो, यूएस मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6.5% की तेज़ी है। 2026 का रिकॉर्ड देखो, 5% की तेज़ी दिख जाएगी। अगर एक साल की बात करें तो यहाँ पर यूएस मार्केट ने कितना, लगभग 19% की तेज़ी दिखाई है। अब सभी चीज़ें जो शुरू हुई है जियोपॉलिटिकल, वो अमेरिका से ही शुरू हुआ है। तो अमेरिका वॉर लड़ रही है बट उनका स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है। हम वॉर में न्यूट्रल हैं बट हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए है या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बात लोग कर नहीं रहे हैं? तो चलिए सभी कुछ इस वीडियो में समझते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बट वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक डिस्क्लेमर है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ पॉसिबल रीज़न के बारे में जो कि हमारे इंडियन मार्केट के लिए हाईली नेगेटिव रही हैं। और उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एफआईएस की लगातार मार्केट में हमें आउटफ्लो दिख रही है। यानी कि इंडियन मार्केट से लगातार एफआईएस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं। तो कितना निकाल चुके हैं? 2024 से लेकर अब तक का डेटा देखोगे तो एफआईएस की सेलिंग मोर देन 5.18 लाख करोड़ का दिख रहा है। 2024 जनवरी से लेकर मई 2026 तक का डेटा ये है। 5.18 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली ऑलरेडी एफआईएस ने कर दिया है। अब अगर एग्जैक्ट ब्रेकडाउन देखोगे ईयर टू ईयर तो 2024 में 1.21 लाख करोड़ की आउटफ्लो देखने को मिली थी और उतना ही इनफ्लो हमें देखने को मिला था। तो ओवरऑल 24 में 427 करोड़ की इनफ्लो ही दिखी थी एफआईएस का, जिसका कुछ खास इम्पैक्ट बाजार में हुआ नहीं था। बट जब हम बात करते हैं 2025 की तो 2.31 लाख करोड़ की आउटफ्लो हमें देखने को मिली। उसके कंपैरिजन में 73,581 करोड़ की ही इनफ्लो हुई। तो नेट आउटफ्लो हमें देखा 1.58 लाख करोड़ का। अब इतनी बड़ी जो आउटफ्लो हमें दिखी थी 2025 में, इसी वजह से 2025 का साल इंडियन मार्केट के लिए उतना अच्छा नहीं गया। अगर इंडेक्स अच्छा परफॉर्म किया है तो मैक्सिमम कंपनीज़ का स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ये आपको पता है। और 2026 की बात करें जो कि अभी सिर्फ 6 महीना हुआ है, ऑलमोस्ट ये नंबर को क्रॉस करना शुरू कर दिया है। 2.3 लाख करोड़ की ऑलरेडी आउटफ्लो हमें देखने को मिल चुकी है और जो इनफ्लो हुई है एकदम माइनर हुई है, यानी कि नेग्लिजिबल, जिसको आप इग्नोर करोगे। और बोल सकते हैं कि 2026 में 2.3 लाख करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने पूरा कर दिया है। और ये सारी चीज़ों के बाद कहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट हमारा अच्छा करेगा? अब सवाल ये भी पूछा जाएगा भाई कि एफआईएस अगर बेच रही है तो क्यों बेच रही है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट देख रही है 2024 से 2026 तक मार्केट में रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। उसका मेन कारण एफआईएस है जो लगातार भारतीय बाज़ार से पैसा निकाल रही है। और निकालने का दो कारण है। पहला कारण है हमारी गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है वो बहुत ज़्यादा लगा रही है बाकी देश के कंपैरिजन में। और साथ में हमारी जो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है अगर हम बाकी देश के कंपैरिजन में देखें तो। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो डॉलर के अगेंस्ट हम 29.6% कमज़ोर हुए हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। बट उससे शॉकिंग बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान के करेंसी से कंपेयर करें तो यहाँ पर तो हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे थे कि पाकिस्तान हमारे सामने क्या है भाई। तो सही था, वहाँ पर हमारे सामने वो कुछ भी नहीं था।
42% हमारी करेंसी अप्रिशिएट हुई थी पाकिस्तान करेंसी के कंपैरिजन में, ठीक है। बट पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी करेंसी का जो वैल्यू है पाकिस्तान करेंसी के सामने 13% से ज़्यादा डिप्रिशिएट हुई है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं कि हमारा रुपीज़ नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। अब वो इस बारे में क्या बोलेंगी कि हमारा रुपीज़ नहीं गिर रहा है, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान को तो कभी हमने ऊपर जाते हुए देखा ही नहीं है, तो पाकिस्तान का करेंसी ऊपर कैसे जा सकता है? अब इसमें तो अमेरिका का हाथ नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी होंगी कि हमारा जो करेंसी है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा है पूरे एशिया में, और इसी वजह से FIS ने लगातार मार्केट से पैसा निकाला है क्योंकि हमारा करेंसी वीक है और ऊपर से हम टैक्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो ये एक सबसे मेजर रीज़न है जो कि बाज़ार को नीचे ले जाने के लिए इनफ है। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन तो रीज़न है ही। US ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस वजह से पूरे दुनिया भर में क्रूड ऑयल के शॉर्टेज तो हमें देखने को मिल ही रही है, और ऑयल के प्राइसेस में जिस हिसाब से तेज़ी है उस हिसाब से अगर देखोगे तो इंडिया में महंगाई अभी बढ़ी नहीं है। काफ़ी हद तक हमारी गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल में करने की कोशिश की है और इसमें कोई ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी गवर्नमेंट चाहती तो 8 रुपये भी प्राइस नहीं बढ़ाती। अभी रिसेंटली जो हाइक हमें दिखा वो भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 2020 में हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स इतना ज़्यादा ऊपर कर दिया था कि अभी उनको प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। वो टैक्स को कम कर ईज़िली प्राइस को मेंटेन कर सकते थे, बट उन्होंने किया नहीं। उन्होंने पास ऑन कर दिया कंज्यूमर को। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है वो भी RBI ने बढ़ा दिया है। और हमारी कंट्री ट्रेड डेफिसिट में रहती है, यानी कि जितना हम इंपोर्ट करते हैं उतना एक्सपोर्ट हम नहीं करते हैं। और जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो डॉलर ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में आ जाता है, और ऐसे टाइम पे क्या है कि हमें डॉलर पहले ख़रीदने होते हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा रुपीज़ देना पड़ता है क्योंकि हमारी करेंसी गिर रही है। और इस वजह से अल्टीमेटली क्या है कि हमारा जो रिज़र्व है, फॉरेक्स रिज़र्व, वो भी नीचे चला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि बाज़ार को नीचे ले जाने के लिए इनफ है। और रुपीज़ का गिरना तो रीज़न है ही, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। बट साथ में दोस्तों एक और बात है जो कि आपको बताएगा कोई नहीं, मैं बता देना चाहूँगा। जितने भी हमारी देश में सेक्टर हैं, फाइनेंस सेक्टर देख लो, FMCG सेक्टर देख लो, ऑयल एंड गैस सेक्टर देख लो, IT सेक्टर देख लो, उसमें IT सेक्टर का अभी के टाइम पे कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता था। बट IT सेक्टर के लिए भी सिनेरियोज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखो, जितने भी सेक्टर हैं उसमें सबसे ज़्यादा IT सेक्टर को गवर्नमेंट मानती है। वो इसलिए ना क्योंकि IT सेक्टर सबसे ज़्यादा डॉलर ला कर देती है, क्योंकि उनका मेन बिजनेस तो US में ही होता है, और US से जो कमाती है वो डॉलर के फॉर्म में कमाती है और इंडियन गवर्नमेंट को डॉलर ला कर देती है। और अभी न्यू AI जनरेशन की वजह से हमारी IT कंपनी की तो ऐसे ही लंका लग रखी है। तो जो कंपनीज़ डॉलर ला के दे सकती थी वो कंपनीज़ के लिए भी प्रॉब्लम है, और इस वजह से हर तरफ से अगर देखोगे तो हमारे बाज़ार के लिए नेगेटिव ही खबर है। इस वजह से US लड़ाई लड़ रही है बट इंडियन मार्केट गिर रही है। चाइना का परफॉर्मेंस ठीक है, ताइवान का परफॉर्मेंस ठीक है, हर दूसरी कंट्री का परफॉर्मेंस ठीक है, बट इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस ख़राब है, क्योंकि इंडियन मार्केट में ऐसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जो कि बाज़ार को ऊपर ले जाए। अब कोई पॉजिटिव न्यूज़ ज़बरदस्ती बना दिया जाए तो अलग बात है, बट हाईलाइट देखोगे ऊपर से तो चीज़ें एकदम ही ख़राब दिख रही हैं, और इसी वजह से हमारा मार्केट बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रहा है US मार्केट के कंपैरिजन में। तो गिरावट का रीज़न मैंने समझा दिया, और US मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।